प्रभाव की दुनिया में हर इंसान खिलाड़ी है, चाहे वह यह जाने या न जाने। हर मुस्कान, हर शब्द, हर चुप्पी किसी न किसी तरह से दूसरे के मन पर असर डालती है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक खेल है जिसके नियम सदियों से इंसानी स्वभाव में छिपे हुए हैं। जो लोग इस खेल को समझ लेते हैं, वे बिना जोर जबरदस्ती के दूसरों का दिल जीत लेते हैं, और जो नहीं समझते, वे अक्सर इस्तेमाल हो जाते हैं, बिना यह जाने कि उनके साथ क्या हुआ। यह सफर आपको उस छिपी हुई दुनिया में ले जाएगा जहां विज्ञापन, राजनीति, रिश्ते और रोजमर्रा की बातचीत के पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति काम करती है। हम ये जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा एहसान आपको बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है, कैसे भीड़ की राय आपकी अपनी सोच से ज्यादा ताकतवर बन जाती है, और कैसे शब्दों का चुनाव पूरी कहानी बदल देता है। यह किताब आपको खिलाड़ी बनना सिखाएगी, ना कि शिकार। तो आइए इस खेल के पहले पड़ाव की ओर चलते हैं, जहां से सब कुछ शुरू होता है, इंसान के मन की उस बुनियादी बनावट से जो हर फैसले की जड़ में बैठी होती है। अध्याय 1, खेल को समझना। हर खेल के अपने नियम होते हैं, और प्रभाव का खेल भी अलग नहीं है। फर्क सिर्फ यह है कि इस खेल के नियम किताबों में नहीं लिखे होते, ये इंसान के दिमाग की बनावट में दर्ज होते हैं, लाखों सालों के विकास के दौरान बने हुए शॉर्टकट के रूप में। हमारा दिमाग हर पल लाखों जानकारियों से घिरा रहता है, और हर बात पर गहराई से सोचने का समय या ऊर्जा उसके पास नहीं होती। इसीलिए वह छोटे छोटे नियम बना लेता है, जिन्हें मनोवैज्ञानिक भाषा में मानसिक शॉर्टकट कहा जाता है। ये शॉर्टकट ज्यादातर समय हमारी मदद करते हैं, सही फैसले लेने में, समय बचाने में और खतरों से बचने में। लेकिन यही शॉर्टकट तब हमारी कमजोरी बन जाते हैं जब कोई समझदार इंसान इन्हें पहचान लेता है और इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगता है। एक दुकानदार जब कहता है कि यह सामान बस आज ही के लिए है, तो वह आपके दिमाग के एक खास शॉर्टकट को जगा रहा होता है। एक नेता जब कहता है कि सारा देश उसके साथ है, तो वह एक अलग शॉर्टकट पर खेल रहा होता है। यह कोई छल नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान का एक स्वाभाविक हिस्सा है, और जो इसे समझ लेता है, वह न सिर्फ दूसरों के इरादों को पहचान पाता है, बल्कि अपनी बात को भी असरदार तरीके से रख पाता है। प्रभाव का यह खेल किसी एक इंसान या किसी एक पेशे तक सीमित नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को सब्जी खाने के लिए राजी करती है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को किसी योजना में शामिल करता है। एक कंपनी अपने ग्राहक को एक नया उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करती है, और एक प्रेमी अपने साथी का दिल जीतने की कोशिश करता है। यह सब उसी एक बड़े खेल के अलग अलग रूप हैं। फर्क सिर्फ इरादे का होता है, तरीका लगभग वही रहता है। आगे के अध्यायों में हम इस खेल के सबसे ताकतवर नियमों को एक एक करके समझेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि ये नियम काम क्यों करते हैं। इसका जवाब है भरोसा और आसानी। इंसान का दिमाग हमेशा वह रास्ता चुनता है जो कम जोखिम वाला और ज्यादा भरोसेमंद लगे। जब कोई हमें कुछ देता है, हम उसे लौटाना चाहते हैं। जब बहुत लोग कुछ करते हैं, हम उसे सही मान लेते हैं। जब कोई अधिकारी जैसा दिखता है, हम उसकी बात मान लेते हैं। यही वे धागे हैं जिनसे प्रभाव का पूरा जाल बुना जाता है। और अब हम इन धागों को एक एक करके खोलना शुरू करेंगे। सबसे पहले उस नियम से जो हर इंसान के दिल में गहराई से बसा हुआ है, वापसी देने का नियम। अध्याय 2, वापसी देने का नियम। जब कोई हमें कुछ देता है, तो हमारे भीतर एक अनकहा बोझ बन जाता है, उसे वापस लौटाने का। यह एहसास इतना पुराना और इतना गहरा है कि यह हर समाज, हर संस्कृति और हर रिश्ते में पाया जाता है। किसी रेस्टोरेंट में जब वेटर बिल के साथ एक छोटी सी मिठाई
या टॉफ़ी रख देता है, तो ज़्यादातर लोग टिप्स ज़्यादा देते हैं, सिर्फ इस छोटे से उपहार की वजह से। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। जब कोई हमें कुछ मुफ्त में देता है, चाहे वह एक नमूना हो, एक सलाह हो या एक मदद हो, हमारे भीतर एक तरह का असंतुलन पैदा हो जाता है और हम उस असंतुलन को खत्म करने के लिए कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, अक्सर उससे ज्यादा जो हमें मिला था। व्यापार की दुनिया में इस नियम का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाता है। दुकानों में मुफ्त नमूने इसीलिए दिए जाते हैं ताकि ग्राहक खरीदारी करने को बाध्य महसूस करे। कंपनियां मुफ्त ट्रायल इसलिए देती हैं ताकि बाद में पैसे देकर सदस्यता लेना आसान लगे। लेकिन यह नियम सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह इंसानी रिश्तों की बुनियाद में भी बसा है। जब कोई दोस्त हमारी मुश्किल वक्त में मदद करता है, हम उसकी मदद को कभी नहीं भूलते और मौका मिलने पर उसकी मदद करने को तैयार रहते हैं। यही वह भावना है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है, और यही भावना तब खतरनाक भी बन जाती है जब कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है। कई बार लोग जानबूझकर पहले छोटी मदद करते हैं ताकि बाद में बड़ी मांग कर सकें, यह जानते हुए कि सामने वाला इनकार करने में असहज महसूस करेगा। इस नियम को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप यह पहचान सकते हैं कब कोई उपहार सच में दिल से दिया गया है और कब वह एक रणनीति का हिस्सा है। अगर कोई अनजान व्यक्ति बिना मांगे आपको कुछ देता है और तुरंत बाद कोई मांग रखता है, तो वहां सतर्क रहना जरूरी हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि हर उपहार को शक की नज़र से देखा जाए, क्योंकि वापसी का यह नियम इंसानियत की सबसे सुंदर परंपराओं में से एक है, जिसने सहयोग और समाज को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। असली सवाल यह है कि हम इस नियम का इस्तेमाल कैसे करें, ईमानदारी से, बिना किसी को धोखा दिए। जब आप किसी को सच में मदद करते हैं, बिना किसी बदले की उम्मीद के, तो वह रिश्ता समय के साथ खुद ही मजबूत होता है, और यही असली टिकाऊ प्रभाव की शुरुआत होती है। अब जब हमने वापसी के नियम को समझ लिया है, तो आगे चलते हैं उस नियम की ओर जो बताता है कि इंसान अकेले फैसले लेने से ज्यादा भीड़ का अनुसरण करना पसंद करता है। अध्याय 3, भीड़ की ताकत। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और इसी वजह से उसके फैसलों में आसपास के लोगों की राय का बहुत बड़ा असर होता है। जब हम किसी नई स्थिति में होते हैं जहां हमें सही या गलत का अंदाजा नहीं होता, तो हमारा दिमाग सबसे पहले यह देखता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। यही प्रवृत्ति सामाजिक प्रमाण कहलाती है, और यह विज्ञापन से लेकर राजनीति तक हर जगह इस्तेमाल होती है। किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी कतार देखकर हम मान लेते हैं कि खाना अच्छा होगा, भले ही हमें इसका कोई प्रमाण न हो। किसी उत्पाद पर हजारों सकारात्मक समीक्षाएं देखकर हम उस पर भरोसा कर लेते हैं, बिना यह जांचे कि वे समीक्षाएं सच हैं या नहीं। यह प्रवृत्ति तब और मजबूत हो जाती है जब हमें लगता है कि वे लोग हमारे जैसे हैं, हमारी उम्र, हमारी पसंद या हमारी परिस्थिति से मिलते जुलते हैं। इसी वजह से विज्ञापनों में आम लोगों की तस्वीरें और कहानियां इतनी असरदार होती हैं, क्योंकि हम उनसे खुद को जोड़ पाते हैं। सामाजिक प्रमाण का यह खेल कई बार बहुत खतरनाक भी बन जाता है। भीड़ की मानसिकता में लोग वे काम भी कर बैठते हैं जो वे अकेले कभी नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब सब कर रहे हैं तो वह सही ही होगा। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां पूरी भीड़ ने मिलकर वह कर दिया जिसे एक भी इंसान अकेले सोचने पर गलत मानता। इसी तरह सोशल मीडिया पर जब कोई खबर बहुत तेजी से फैलती है, तो लोग उसकी सच्चाई जांचने से पहले ही उस पर भरोसा कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि बहुत लोग उसे शेयर कर रहे हैं। इस नियम से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं यह फैसला इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह सच में सही है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं। यह छोटा सा सवाल हमें भीड़ के अंधे अनुसरण से बचा सकता है। लेकिन इस नियम का सकारात्मक पहलू भी है।
जब हम किसी अच्छे काम में लोगों की भागीदारी दिखाते हैं, जैसे पर्यावरण बचाने के अभियान में या किसी समाज सेवा में, तो ज्यादा लोग उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित होते हैं, सिर्फ यह देखकर कि बाकी लोग भी ऐसा कर रहे हैं। इस तरह सामाजिक प्रमाण का सही इस्तेमाल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक मजबूत औजार बन सकता है। अब जब हमने भीड़ की ताकत को समझ लिया है, तो चलते हैं उस अगले नियम की ओर, जो बताता है कि इंसान किसी की वर्दी, उपाधि या रुतबे को देखकर उसकी बात पर कितनी आसानी से भरोसा कर लेता है। अध्याय 4, अधिकार का जादू। जब कोई इंसान डॉक्टर की वेशभूषा में बात करता है, तो हम उसकी सलाह पर ज्यादा भरोसा करते हैं, चाहे वह सलाह सही हो या गलत। यह अधिकार का प्रभाव है, और यह इंसानी मन की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत प्रवृत्तियों में से एक है। हमारा दिमाग यह मानकर चलता है कि जिसके पास उपाधि है, अनुभव है या रुतबा है, उसकी जानकारी ज्यादा सही होगी, और इसी वजह से हम बिना ज्यादा सवाल किए उसकी बात मान लेते हैं। यह प्रवृत्ति बचपन से ही हमारे भीतर डाली जाती है, जहां हमें माता-पिता, शिक्षक और बड़ों की बात मानने की सीख दी जाती है। यह सीख समाज को व्यवस्थित रखने के लिए जरूरी है, लेकिन यही सीख तब खतरनाक बन जाती है जब कोई इस भरोसे का गलत इस्तेमाल करता है। विज्ञापनों में डॉक्टरों या वैज्ञानिकों की वेशभूषा पहनकर बात करना, किसी उत्पाद के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ना या किसी इंसान को विशेषज्ञ के रूप में पेश करना, यह सब अधिकार के इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव का इस्तेमाल है। कई बार लोग सिर्फ एक महंगी घड़ी, एक खास तरह की पोशाक या एक बड़ी कार की वजह से ज्यादा भरोसेमंद लगने लगते हैं, भले ही उनकी असली काबिलियत कुछ और हो। यह वही कारण है जिसकी वजह से धोखेबाज लोग अक्सर बहुत आत्मविश्वास से, औपचारिक भाषा में और प्रभावशाली अंदाज में बात करते हैं, ताकि सामने वाला उन पर भरोसा कर ले। अधिकार के इस खेल को समझने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम उपाधि और असली ज्ञान के बीच फर्क करना सीखें। किसी की बात पर भरोसा करने से पहले यह देखना चाहिए कि उसका दावा किस आधार पर टिका है। उसके पास सच में वह जानकारी है या सिर्फ दिखावा है। यह सवाल पूछना कि इस इंसान को यह बात कहने का असली अधिकार किस बात से मिलता है, हमें गलत प्रभाव से बचा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि असली अधिकार, जो सच्चे ज्ञान और अनुभव से बनता है, समाज के लिए बहुत जरूरी है। एक अच्छा डॉक्टर, एक सच्चा शिक्षक या एक अनुभवी सलाहकार, इन सभी का अधिकार समाज को सही दिशा दिखाने में मदद करता है। इसलिए असली खेल यह नहीं है कि अधिकार को नकार दिया जाए, बल्कि यह है कि असली असली और नकली अधिकार के बीच का फर्क पहचाना जाए। अब हम चलते हैं उस नियम की ओर, जो शायद सबसे मधुर और सबसे आसानी से हमारे दिल में जगह बना लेता है। पसंद और अपनेपन का नियम। अध्याय 5, पसंद और अपनेपन का नियम। हम उन लोगों की बात ज्यादा आसानी से मान लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। यह बात बहुत सीधी सी लगती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। जब कोई इंसान हमें अच्छा लगता है, चाहे उसकी मुस्कान की वजह से, उसकी बातचीत के तरीके की वजह से या किसी समानता की वजह से, हमारा दिमाग उसके प्रति एक नरम रुख अपना लेता है और उसकी बातों पर सवाल उठाने की हमारी इच्छा कम हो जाती है। इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों के करीब महसूस करता है जो उससे मिलते जुलते होते हैं, चाहे यह समानता विचारों में हो, पसंद नापसंद में हो या पृष्ठभूमि में हो। इसी वजह से बातचीत शुरू करने वाले अक्सर पहले कोई साझा बात ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे समान शहर, समान शौक या समान अनुभव, ताकि सामने वाले के मन में एक अपनेपन का एहसास जग सके। तारीफ भी इस नियम का एक मजबूत हिस्सा है। जब कोई हमारी ईमानदारी से तारीफ करता है, हमारे भीतर उसके प्रति एक सकारात्मक भावना पैदा होती है और हम उसकी बातों को ज्यादा खुले दिल से सुनने लगते हैं। यही कारण है कि अच्छे विक्रेता, अच्छे नेता और अच्छे वार्ताकार बातचीत की शुरुआत में ही एक भरोसे
और पसंद का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। शारीरिक आकर्षण भी इस खेल में एक भूमिका निभाता है, क्योंकि सुंदर दिखने वाले लोगों को अक्सर ज्यादा ईमानदार, ज्यादा काबिल और ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, भले ही इसका कोई तार्किक आधार न हो। इसी तरह बार बार मिलना भी पसंद बढ़ाता है, यानी जिन चेहरों या आवाज़ों से हम जितना ज्यादा परिचित होते हैं, वे हमें उतने ही ज्यादा भरोसेमंद और पसंदीदा लगने लगते हैं। यही वजह है कि विज्ञापन एक ही संदेश को बार बार दिखाते हैं। इस नियम का सबसे चालाक इस्तेमाल वहां होता है जहां लोग जानबूझकर समानता दिखाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ भरोसा जीतने के लिए, बिना किसी सच्चे जुड़ाव के। ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है, खासकर तब जब कोई बहुत जल्दी बहुत गहरी समानता दिखाने की कोशिश करे। लेकिन सच्चे रिश्तों में पसंद और अपनेपन का यह नियम सबसे सुंदर रूप में दिखाई देता है, जहां दो इंसान धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हैं और यह समझ समय के साथ गहरे भरोसे में बदल जाती है। असली प्रभाव वही टिकाऊ होता है जो सच्चे अपनेपन से जन्म लेता है, न कि बनावटी तारीफों से। अब आगे बढ़ते हैं उस नियम की ओर जो हमें बताता है कि जो चीज कम मिलती है वह हमें ज्यादा कीमती क्यों लगती है। अध्याय 6, कमी का आकर्षण। जो चीजें दुर्लभ होती हैं वे हमें ज्यादा कीमती और ज्यादा आकर्षक लगती हैं। यह नियम इंसानी मन में इतनी गहराई से बसा है कि हम अक्सर किसी चीज की असली कीमत से ज्यादा उसकी उपलब्धता को महत्व देने लगते हैं। जब किसी उत्पाद के बारे में कहा जाता है कि यह सीमित मात्रा में है या यह पेशकश सिर्फ आज तक है, तो हमारे भीतर एक हलचल मच जाती है। मौका खोने का डर हमें जल्दी फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। यह डर इतना ताकतवर होता है कि हम कई बार वह चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें असल में कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ इस डर से कि बाद में मौका हाथ से निकल जाएगा। कमी का यह आकर्षण सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं है, यह रिश्तों में भी दिखाई देता है। जो इंसान हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कीमत कम लगने लगती है, जबकि जो इंसान थोड़ा दूर रहता है या जिसका ध्यान पाना मुश्किल लगता है उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। यही कारण है कि कई बार आसानी से मिलने वाला प्यार कम कीमती लगता है और मुश्किल से मिलने वाला रिश्ता ज्यादा मूल्यवान महसूस होता है। व्यापार जगत में इस नियम का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाता है। सीमित संस्करण के उत्पाद, गिनती के टिकट या जल्दी खत्म होने वाले ऑफर, यह सब इसी मनोविज्ञान पर टिके होते हैं। इसके अलावा जब किसी चीज की आज़ादी छीनी जाती है तो हम उस आज़ादी को पाने के लिए और ज्यादा बेताब हो जाते हैं, भले ही पहले हमें उस आज़ादी की कोई खास परवाह न रही हो। यही कारण है कि किसी चीज पर पाबंदी लगने से अक्सर उस चीज की मांग और बढ़ जाती है। इस नियम से बचने का तरीका ये है कि हम खुद से पूछें, क्या मुझे ये चीज इसलिए चाहिए क्योंकि यह सच में मेरे लिए उपयोगी है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये हाथ से निकल जाएगी। जब हम जल्दबाजी के दबाव से खुद को थोड़ा अलग करके सोचते हैं तो हमारा फैसला ज्यादा समझदारी भरा बन जाता है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ चीजें सच में दुर्लभ और सच में कीमती होती हैं और उनकी पहचान करना भी जरूरी है। असली समझदारी यही है कि बनावटी कमी और असली दुर्लभता के बीच फर्क किया जाए। अब चलते हैं उस नियम की ओर जो बताता है कि एक बार किया गया छोटा सा वादा हमें बड़े फैसलों की ओर कैसे धीरे धीरे खींच ले जाता है। अध्याय 7, वादे की डोर। इंसान अपने पुराने फैसलों के साथ बने रहना चाहता है, भले ही हालात बदल जाएं। एक बार जब हम कोई बात कह देते हैं, कोई वादा कर लेते हैं या किसी राह पर चल पड़ते हैं, तो उससे पीछे हटना हमें अपने आप से बेईमानी जैसा महसूस होता है। यही प्रवृत्ति प्रतिबद्धता और निरंतरता का नियम कहलाती है और यह हमारी पहचान से गहराई से जुड़ी होती है। जब कोई हमसे एक छोटा सा वादा लेता है, जैसे किसी सर्वेक्षण में हिस्सा लेना या किसी विचार पर सहमति जताना, तो आगे चलकर उसी दिशा में बड़ा फैसला लेना हमारे लिए आसान हो जाता है।
क्योंकि हम अपने पहले दिए गए वादे के साथ मेल बनाना चाहते हैं। व्यापार में इसे छोटे कदम की रणनीति कहा जाता है, जहां पहले एक बहुत छोटी मांग रखी जाती है जिसे मानना आसान होता है, और बाद में धीरे धीरे बड़ी मांगें रखी जाती हैं। क्योंकि हमने पहला कदम उठा लिया होता है, इसलिए आगे के कदम उठाना भी हमें स्वाभाविक लगने लगता है। यह नियम इसलिए इतना ताकतवर है क्योंकि यह हमारी आत्म छवि से जुड़ा होता है। हम खुद को एक भरोसेमंद, सुसंगत इंसान के रूप में देखना चाहते हैं, और इसी वजह से अपने पुराने शब्दों या फैसलों के खिलाफ जाना हमें असहज बना देता है, भले ही वह नया फैसला हमारे असली हित में हो। यही कारण है कि जब कोई इंसान सार्वजनिक रूप से कोई वादा करता है, तो उस वादे को तोड़ना उसके लिए निजी तौर पर किए गए वादे से ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आयाम उसकी सामाजिक पहचान भी उस वादे से जुड़ चुकी होती है। इसी तरह जब हम किसी चीज में समय, पैसा या मेहनत लगा देते हैं, तो उसे बीच में छोड़ना हमें नुकसान जैसा महसूस होता है, भले ही आगे बढ़ना समझदारी का काम क्यों ना हो। यही प्रवृत्ति लोगों को नुकसान वाले रिश्तों, नुकसान वाले निवेशों या नुकसान वाली योजनाओं में बने रहने पर मजबूर करती है। इस जाल से बचने के लिए सबसे जरूरी है यह सवाल पूछना कि अगर मैं आज पहली बार यह फैसला ले रहा होता, बिना पुराने वादे के बोझ के, तो क्या मैं वही फैसला लेता? यह सवाल हमें पुराने वादों की पकड़ से आज़ाद कर सकता है और एक ताज़ा नज़रिए से फैसला लेने में मदद कर सकता है। साथ ही यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि जब हम किसी से कोई बात करवाना चाहते हैं, तो उसे एक छोटे, आसान कदम से शुरुआत करवाना ज़्यादा असरदार होता है, बजाय एक बड़ी मांग के साथ शुरुआत करने के। अब चलते हैं उस नियम की ओर जो बताता है कि जब हम किसी समूह का हिस्सा महसूस करते हैं, तो हमारी सोच और हमारे फैसले कैसे बदल जाते हैं। अध्याय 8, अपनेपन की पहचान। इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, वह अपने समूह के लिए भी सोचता है। जब हम किसी समुदाय, किसी परिवार, किसी टीम या किसी विचारधारा का हिस्सा महसूस करते हैं, तो उस समूह के लोगों की राय हमारे लिए सिर्फ बाहरी सलाह नहीं रह जाती, बल्कि वह हमारी अपनी पहचान का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि जब कोई हमें यह महसूस कराता है कि हम और वह एक ही समूह के हिस्से हैं, हम उससे हम जैसे लोग या अपना परिवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसकी बातों का असर हमारे ऊपर कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। यह अपनेपन की भावना सबसे ताकतवर तब बनती है जब इसमें साझा पहचान शामिल हो, जैसे एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही राष्ट्र या एक ही पेशे से जुड़े होने का एहसास। नेता इस भावना का इस्तेमाल बहुत बारीकी से करते हैं जब वे अपने भाषणों में बार बार हम और हमारा जैसे शब्द दोहराते हैं, ताकि सुनने वाला खुद को उस बड़े समूह का हिस्सा महसूस करे और नेता की बात को अपनी ही आवाज समझने लगे। परिवार और दोस्ती के रिश्तों में भी यह भावना बहुत गहरी होती है, क्योंकि जब कोई हमारे अपने परिवार का हिस्सा होता है, तो हम उसकी सलाह को बिना ज्यादा सवाल किए मान लेते हैं, क्योंकि वहां भरोसे का आधार सिर्फ तर्क नहीं, बल्कि साझा खून, साझा इतिहास और साझा भविष्य होता है। यही वजह है कि परिवार के किसी सदस्य की बात हमें उतनी जल्दी असहज नहीं करती जितनी किसी अनजान व्यक्ति की वही बात कर सकती है। इस नियम का खतरनाक पहलू यह है कि कई बार लोग जानबूझकर एक नकली अपनेपन का माहौल बनाते हैं, सिर्फ भरोसा जीतने के लिए, ताकि वे अपनी बात आसानी से मनवा सकें। ऐसे में यह पहचानना जरूरी हो जाता है कि यह अपनापन सच में साझा अनुभवों से बना है या सिर्फ शब्दों का चतुराई भरा इस्तेमाल है। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू यह है कि जब समाज में सच में एक साझा पहचान और एक साझा उद्देश्य बनता है, तो वह समाज मिलकर बड़े बड़े बदलाव ला सकता है, क्योंकि लोग एक दूसरे को अपना मानकर साथ खड़े होते हैं। असली अपनेपन की पहचान यही है कि वहां सिर्फ फायदा उठाने की भावना नहीं, बल्कि सच में एक दूसरे की भलाई की चिंता भी मौजूद हो।
अब हम चलते हैं उस पहलू की ओर जो बताता है कि सिर्फ शब्दों का चुनाव बदलकर पूरी कहानी कैसे बदल जाती है। अध्याय 9, शब्दों की चाल। एक ही सच को कहने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं और हर तरीका सुनने वाले के मन में एक अलग तस्वीर बनाता है। इसी कला को भाषा में फ्रेमिंग कहा जाता है, यानी किसी बात को इस तरह पेश करना कि सुनने वाले का नजरिया खुद ही एक खास दिशा में मुड़ जाए। जब किसी दवा के बारे में कहा जाता है कि इसे लेने वालों में से 95% ठीक हो गए, तो यह बहुत भरोसेमंद लगता है। लेकिन जब यही बात इस तरह कही जाए कि 100 में से 5 लोग ठीक नहीं हुए, तो वही दवा डरावनी लगने लगती है, भले ही दोनों बातें असल में एक ही सच्चाई बता रही हों। यही वजह है कि भाषा सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि भावनाओं को आकार देने का एक औजार भी है। किसी बात को नुकसान के डर के साथ पेश करना और उसी बात को फायदे की उम्मीद के साथ पेश करना, दोनों का असर इंसान के फैसले पर बहुत अलग अलग होता है, क्योंकि इंसानी मन नुकसान से बचने को फायदा पाने से कहीं ज्यादा महत्व देता है। इसी तरह शब्दों का चुनाव भी बहुत मायने रखता है। जैसे किसी टैक्स को बोझ कहना और उसी टैक्स को योगदान कहना, दोनों सुनने वाले के मन में बिल्कुल अलग भावना पैदा करते हैं। राजनीति में इस कला का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां एक ही घटना को अलग अलग शब्दों में पेश करके जनता की राय को मोड़ा जाता है। विज्ञापन की दुनिया में भी यही तरीका अपनाया जाता है, जहां किसी उत्पाद की कीमत को महंगा कहने के बजाय निवेश कहा जाता है और किसी छूट को सिर्फ छूट नहीं, बल्कि एक मौका कहकर पेश किया जाता है। इस कला से बचने का तरीका यह है कि जब भी कोई बात बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से असरदार लगे, तो एक पल ठहर कर यह सोचना चाहिए कि अगर इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो क्या मेरी राय वैसी ही रहेगी। यह आदत हमें शब्दों के जाल से बाहर निकालकर असली सच्चाई की ओर देखने में मदद करती है। लेकिन यह भी सच है कि अच्छी फ्रेमिंग का इस्तेमाल अच्छे उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे किसी मुश्किल सच को इस तरह कहना कि सुनने वाला हार मानने के बजाय उम्मीद के साथ आगे बढ़े। असली कला यही है कि शब्दों की ताकत का इस्तेमाल सच को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि सच को सही तरीके से पहुंचाने के लिए किया जाए। अब चलते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव की ओर, जहां हम यह समझेंगे कि इस पूरे खेल में नैतिकता की जगह कहाँ है और हम खुद को इसके गलत इस्तेमाल से कैसे बचा सकते हैं। अध्याय 10, खेल की नैतिकता और असली ताकत। अब तक हमने जिन नियमों की बात की, वे सिर्फ औजार हैं और हर औजार का इस्तेमाल बनाने में भी हो सकता है और बिगाड़ने में भी। वापसी का एहसास, भीड़ का अनुसरण, अधिकार का भरोसा, पसंद का जुड़ाव, कमी का डर, वादे की डोर, अपनेपन की पहचान और शब्दों की चाल, यह सभी इंसानी स्वभाव के स्वाभाविक हिस्से हैं और इनका होना कोई बुराई नहीं है। बुराई तब शुरू होती है जब इन नियमों का इस्तेमाल किसी को सच्चाई से दूर रखकर उसके अपने हित के खिलाफ कोई फैसला लेने पर मजबूर करने के लिए किया जाता है। असली सवाल यह नहीं है कि प्रभाव डालना सही है या गलत, क्योंकि प्रभाव डालना तो हर बातचीत, हर रिश्ते और हर सामाजिक व्यवहार का हिस्सा है। असली सवाल यह है कि वह प्रभाव किस इरादे से डाला जा रहा है। जब कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, यह भी प्रभाव है। और जब कोई धोखेबाज किसी बूढ़े इंसान को उसकी जमा पूंजी से ठगने के लिए यही तरीके अपनाता है, यह भी प्रभाव है। लेकिन दोनों के इरादे और दोनों के नतीजे आसमान जमीन का फर्क रखते हैं। इसीलिए इस खेल को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दूसरों के इरादों को पहचान सकते हैं और खुद को गलत इस्तेमाल से बचा सकते हैं। जब कोई आपसे बहुत जल्दी फैसला लेने का दबाव बनाए, जब कोई बार बार आपकी भावनाओं को उकसाने की कोशिश करे, जब कोई आपको सोचने का समय न दे, तो वहां सतर्क हो जाना जरूरी है। साथ ही यह ज्ञान आपको यह भी सिखाता है कि आप अपनी बात को असरदार तरीके से कैसे रखें, बिना किसी को धोखा दिए। सच्चे रिश्ते बनाने के लिए ईमानदार मदद करके वापसी का भरोसा कमाया जा सकता है।
अच्छे काम में लोगों की भागीदारी दिखाकर सामाजिक प्रमाण का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। असली ज्ञान और अनुभव से अधिकार कमाया जा सकता है। सच्ची दिलचस्पी दिखाकर पसंद और अपनापन बनाया जा सकता है। किसी चीज की असली कीमत को सही तरीके से बताकर कमी का सही प्रदर्शन किया जा सकता है। छोटे कदमों से शुरुआत करके भरोसे की डोर बुनी जा सकती है। साझा उद्देश्य बनाकर सच्चा अपनापन गढ़ा जा सकता है। और सही शब्दों का चुनाव करके सच को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से कहा जा सकता है। यही वह असली खेल है जिसमें जीत उसकी नहीं होती जो दूसरों को सबसे ज्यादा झुका दे, बल्कि उसकी होती है जो भरोसे और सच्चाई के साथ सबसे गहरे और सबसे टिकाऊ रिश्ते बना पाए। प्रभाव की यह यात्रा यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होती है। हर बातचीत में, हर रिश्ते में और हर फैसले में, जहां अब आपके पास वह नजर है जिससे आप इस खेल को सिर्फ खेल नहीं रहे, बल्कि समझ भी रहे हैं। और यही समझ आपको इस खेल का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बनाती है। अध्याय 1। पहली नजर का जादू। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमेशा के लिए यादों में बस जाते हैं। एक पल जब आप किसी से पहली बार मिले और लगा जैसे आप उन्हें सदियों से जानते हो। एक पल जब किसी ने आपकी आंखों में देखा और आपको लगा कि इस इंसान में कुछ अलग है। एक पल जब किसी के हाथ मिलाने के तरीके ने आपको बता दिया कि यह व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं। यह सब पहली छाप का कमाल है। और यह छाप इतनी गहरी होती है कि इसे मिटाने में कभी-कभी सालों लग जाते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हमारा मस्तिष्क किसी नए इंसान के बारे में राय बनाने में केवल 7 से 11 सेकंड लेता है। कुछ शोधकर्ताओं का तो यहां तक कहना है कि यह समय और भी कम हो सकता है, केवल एक 10वें हिस्से का 1 सेकंड। यानी जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, जब आप किसी के सामने खड़े होते हैं, तब तक उस इंसान का मन लगभग तय कर चुका होता है कि वह आपके बारे में क्या सोचता है। यह सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तब आप इसका उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे थिन स्लाइसिंग कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा दिमाग बहुत कम जानकारी के आधार पर बड़े निष्कर्ष निकालता है। जैसे एक अनुभवी डॉक्टर मरीज की चाल देखकर बता देता है कि उसे क्या तकलीफ है। जैसे एक अनुभवी माँ अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जान लेती है कि वह भूखा है या दर्द में है। यह थिन स्लाइसिंग हम सभी में होती है, लेकिन अधिकांश लोग इसे अनजाने में करते हैं। जो लोग इसे समझकर जानबूझकर उपयोग करते हैं, वे जिंदगी में अलग मुकाम हासिल करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पहली छाप में क्या क्या शामिल होता है। क्या यह केवल आपकी शक्ल सूरत है? क्या यह केवल आपके कपड़े हैं? नहीं, यह बहुत गहरा और जटिल है। पहली छाप में आपका शारीरिक रूप रंग तो शामिल होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी शारीरिक भाषा, आपकी आवाज का स्वर, आपकी आंखों का संपर्क, आपकी मुस्कान की प्रामाणिकता, आपके हाथ मिलाने का तरीका, आपके कपड़ों की साफ सफाई, आपके चलने का अंदाज और यहां तक कि आपकी खुशबू भी शामिल होती है। ये सब मिलकर एक समग्र चित्र बनाते हैं जो सामने वाले के मन में छप जाता है। एक बहुत ही रोचक प्रयोग की बात करें तो प्रिंसटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह पाया कि लोग किसी अजनबी चेहरे को देखकर केवल 1 सेकंड से भी कम समय में उसकी भरोसेमंदता, प्रभावशीलता और आकर्षण का अंदाजा लगा लेते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब इन्हीं लोगों को अधिक समय दिया गया सोचने के लिए, तो उनके जवाब लगभग वही रहे जो उन्होंने पहले 1 सेकंड में दिए थे। यानी हमारा अवचेतन मन इतना तेज और सटीक है कि सचेत मन उसे बदल नहीं पाता। यह जानना बेहद जरूरी है कि पहली छाप केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक नौकरी के इंटरव्यू में
जब आप दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं, तो इंटरव्यूअर आपके बारे में अपना पहला अनुमान लगा चुका होता है। बाकी पूरे इंटरव्यू में वह अनजाने में उस पहले अनुमान को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसे मनोविज्ञान में पुष्टि पूर्वाग्रह या कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अगर पहली छाप अच्छी थी, तो वह आपकी हर बात में अच्छाई ढूंढेगा। अगर पहली छाप बुरी थी, तो वह आपकी हर अच्छी बात में भी कमी ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। पहली छाप भले ही बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन यह पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक प्रयास और समय की जरूरत होती है। इसीलिए समझदार लोग पहली बार से ही सही छाप बनाने पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि एक बार अच्छी नींव रख दी जाए, तो इमारत खुद ब खुद मजबूत होती जाती है। इस अध्याय में हमने समझा कि पहली छाप क्या है और क्यों यह इतनी महत्वपूर्ण है। अगले अध्याय में हम उन वैज्ञानिक कारणों को समझेंगे जो हमारे दिमाग को इस तरह काम करने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि जब आप यह जान लेंगे कि आपका मस्तिष्क पहली छाप क्यों बनाता है, तभी आप उसे अपने पक्ष में उपयोग कर पाएंगे। अध्याय 3, शारीरिक भाषा का साम्राज्य। अगर आप सोचते हैं कि आप जो बोलते हैं वही आपकी छाप बनाता है, तो आप एक बड़ी गलतफहमी में हैं। मनोवैज्ञानिक ऑल्बर्ट मेहराबियन के प्रसिद्ध शोध के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं और दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, तो केवल 7% संदेश शब्दों से आता है, 38% आवाज के स्वर और तरीके से आता है, और 55% शारीरिक भाषा से आता है। यानी पहली मुलाकात में आपके शब्द सबसे कम महत्वपूर्ण हैं और आपका शरीर सबसे अधिक बोलता है। शारीरिक भाषा में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी मुद्रा, यानी आप कैसे खड़े हैं या बैठे हैं। जो लोग सीधे खड़े होते हैं, जिनके कंधे पीछे होते हैं, जिनका सिर ऊंचा होता है, वे न केवल आत्मविश्वासी दिखते हैं, बल्कि वे खुद भी अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। एमी कड्डी के शोध में यह पाया गया कि पावर पोज लेने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है और कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन का स्तर घटता है। यानी आपकी मुद्रा न केवल दूसरों को प्रभावित करती है, बल्कि आपके खुद के हार्मोन और मनोस्थिति को भी बदलती है। इसके विपरीत, जो लोग झुककर चलते हैं, जिनके कंधे आगे की ओर झुके होते हैं, जो अपनी छाती को सिकोड़ कर रखते हैं, वे कमजोर और असुरक्षित दिखते हैं। चाहे वे कितने ही प्रतिभाशाली क्यों न हों, उनकी शारीरिक भाषा उनकी प्रतिभा को ढक देती है और दूसरों के मन में उनकी छाप वैसी नहीं बनती जैसी वे चाहते हैं। आंखों का संपर्क शायद शारीरिक भाषा का सबसे शक्तिशाली पहलू है। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं, तो आप उन्हें यह संदेश देते हैं कि आप उनका सम्मान करते हैं, कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, कि आप ईमानदार हैं। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म संतुलन बनाना जरूरी है। अगर आप बहुत कम आंखों का संपर्क करते हैं, तो आप असुरक्षित या बेईमान लगते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं, यानी बिना पलक झपकाए घूरते रहते हैं, तो आप डरावने या आक्रामक लगते हैं। आदर्श स्थिति यह है कि बातचीत के दौरान 60 से 70% समय आंखों का संपर्क बनाए रखें। मुस्कान के बारे में तो कहा जाता है कि यह एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में समझी जाती है, लेकिन हर मुस्कान बराबर नहीं होती। मनोवैज्ञानिक पॉल एकमैन ने डचेन स्माइल की खोज की, जो असली मुस्कान है। असली मुस्कान में न केवल होंठ मुड़ते हैं, बल्कि आंखों के कोनों में झुर्रियां भी बनती हैं। इसे कौवे के पैर भी कहते हैं। जो मुस्कान केवल होंठों तक सीमित रहती है, वह नकली लगती है और लोग अवचेतन रूप से उसे पहचान लेते हैं। असली मुस्कान आपके पूरे चेहरे को रोशन करती है और सामने वाले के मन में गर्माहट पैदा करती है। हाथ मिलाने का तरीका भी पहली छाप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक मजबूत और आत्मविश्वासपूर्ण हाथ मिलाना, जो न बहुत कड़ा हो और न बहुत ढीला, आत्मविश्वास और सम्मान का संदेश देता है।
एक ढीला और उदासीन हाथ मिलाना कमजोरी का संकेत देता है, जबकि बहुत कड़ा हाथ मिलाना आक्रामकता का संकेत हो सकता है। इसके अलावा हाथ मिलाते समय थोड़ा आगे झुकना, मुस्कुराना और आंखों में देखना मिलकर एक बहुत शक्तिशाली पहली छाप बनाते हैं। चलने का तरीका भी लोग नोटिस करते हैं, चाहे वे जानबूझकर करें या न करें। जो लोग उद्देश्यपूर्ण और आत्मविश्वास से चलते हैं, जो हर कदम में एक निश्चितता होती है, वे स्वतः ही दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हैं। वे किसी भी कमरे में प्रवेश करते हैं तो लोगों की नजरें उन पर जाती हैं। इसके विपरीत जो लोग धीरे धीरे, झिझकते हुए या इधर उधर देखते हुए चलते हैं, वे भीड़ में खो जाते हैं। शारीरिक भाषा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है मिररिंग, यानी सामने वाले की हरकतों और मुद्राओं की नकल करना। यह अनजाने में होता है और इसे लोग तब करते हैं जब वे किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन आप जानबूझकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जब आप किसी की मुद्रा की हल्की सी नकल करते हैं तो वह व्यक्ति अवचेतन रूप से आपके प्रति अधिक जुड़ाव और सहजता महसूस करता है। लेकिन ध्यान रहे, यह बहुत सूक्ष्म और स्वाभाविक होना चाहिए। अगर यह स्पष्ट लगे तो उल्टा असर होगा। इस सब को याद रखते हुए अगली बार जब आप किसी महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए जाएं, तो पहले कुछ मिनट एकांत में बिताएं और अपनी शारीरिक भाषा को तैयार करें। सीधे खड़े हों, गहरी सांस लें, अपने कंधों को पीछे करें और मन में यह सोचें कि आप इस कमरे में सबसे आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। यह छोटी सी तैयारी आपकी पहली छाप को बहुत अधिक प्रभावशाली बना सकती है।